वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई पार्ट 2 में। बहुत गजब का चैप्टर होने वाला है, गजब के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, गजब के विजुअल इफेक्ट होने वाले हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, जो बच्चा रेगुलर मेरे साथ क्लास में बना रहेगा उसका कॉन्सेप्ट 101% क्लास में ही क्लियर होगा, क्लास में ही याद होगा, लेकिन पूरा फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो आर्मी एक बार क्लास में पहुंच चुकी है, एक बार हाउस द जोश के साथ में कमेंट सेशन में जय हिंद का रिप्लाई करें फटाफट से, और हो सके तो क्लास को शेयर जरूर करें। और जिस बच्चे ने भी क्लास को शेयर किया एक बार कमेंट सेशन में जरूर लिखें, लेकिन ईमानदारी के साथ में, ठीक है। फटाफट से मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं बच्चे। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा बेटा आपको, ये हमारा जो सिलेक्शन बैच 21 चल रहा है, ठीक है, उसका ये लेक्चर नंबर आपका 102। सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई। ये आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने मतलब सैटरडे को कंप्लीट करवा दिया था, आज इसका पार्ट 2 होगा और बहुत ही गजब की क्लास होने वाली है। ये हमारी टीम आरएस सर जो लगी हुई है आपके लिए, दिन रात मेहनत कर रही है लगातार बैक टू बैक। अगर आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा रीजन है, अनअकैडमी पे मेरी एक स्पेशल क्लास होती है सुबह 8 बजे, टाइम इधर लिखा हुआ है, डेली सुबह 8 बजे होती है। आज मैंने वो क्लास नहीं ली थी, ठीक है। और ये आपका लेक्चर नंबर 25 होगा, ठीक है, नेक्स्ट डे यानी कल लेक्चर नंबर आपका 25 होगा, ये बात याद रखें। और ये टॉप 3000 सीरीज चल रही है जो प्रत्येक बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। उसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और वहां पे मुझे फॉलो करें। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अनअकैडमी एप्लीकेशन में, डाउनलोड करने के बाद में, तो वहां पे आपको कोड पूछता है, चाहे आप स्पेशल के लिए जाओ चाहे आप प्लस के लिए जाओ, तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव। स्पेशल में भी वही कोड लगता है और प्लस में भी वही कोड लगता है, ठीक है। अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद में 1 मंथ या 3 मंथ नहीं, या तो 6 मंथ या फिर 12 मंथ सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव, देन 10% आपको उसका डिस्काउंट होगा और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले 2 या 3 दिन में मेरा प्रैक्टिस कोर्स लाइव हो जाएगा, टॉपिक वाइज चलेगा, तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है प्लस वो ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम आरएसआर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम आरएसआर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लासेस की अपडेट रेगुलर मिलती रहती है। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 1 हमने सैटरडे को करवा दिया था, पार्ट 2 हम आज स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, वो होगा बच्चा लेंज का नियम। इस नियम को मैं कुछ इस तरीके से आपसे बयां करता हूं, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो प्रत्येक मेरे सोल्जर को रिलेट करती है, लिंक करती है लेंज के नियम के साथ। हम उन कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण हमारी उत्पत्ति होती है, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आते हैं। एक दिन हम उन्हीं का विरोध करते हैं। जब हमारे पेरेंट्स की उम्र ढल जाती है तो फिर हम ही उनको कहते हैं, बहुत सारे अपवाद होते हैं ऐसे, ठीक है, जो इस लेंस लॉ को वैलिड करते हैं यानी सही साबित करते हैं। उन कारणों का विरोध करना जिनकी वजह से इस दुनिया में आए हैं, लेंस लॉ में सेम एज इट इज प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, उन कारणों का विरोध होता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति किसकी होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा। तो लेंज के नियम को दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर देंगे। आने वाले 5 से 7 मिनट में एक सवाल एग्जाम में आता है, यहां से डायग्राम के साथ वो क्वेश्चन भी क्लियर कराऊंगा। थ्योरी का जो सवाल बनेगा जो एग्जाम में आया है वो भी क्लियर कराऊंगा। पहले हम थोड़ा सा इसको फील करते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करेगा। आप जरा गौर फरमाइएगा मेरी बात पे। एक कोई सॉफ्ट आयरन का कोई रोड है, कोई छड़ है, जिस पर हमने तार लपेट दिए हैं और नीचे कोई आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखा है, कोई प्रतिरोध लगा रखा है। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक मैग्नेट है जिसका ये एन पोल है, ये एस पोल है, हम इस मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं। जब ये मैग्नेट पास आता है तो इधर एन पोल बनता है, जब ये दूर जाता है तो इधर एस पोल बनता है। एन आएगा, एन पास में आएगा तो एन बनेगा। और आपको मैं कितनी बार ये बात बता चुका हूं,
एन और एन में बेटा क्या होता है, रिपल्सन फोर्स है। ये पास आने का विरोध करने के लिए ये जो कोइल आपको नजर आ रही है इस पे एन पोल बन जाएगा ताकि एन के पास आने का विरोध करे। जब ये दूर जा रहा होगा तो बेटा एन दूर जा रहा है और दूर जाने से रोकने के लिए यहां पे कौन सा पोल बनना चाहिए, एस पोल बनना चाहिए। तो गौर से देखो, जब ये मैग्नेट दूर जाता है तो इधर क्या बनता है, एस। जब पास में आता है तो क्या बनता है, एन। अब इसी पास लाने या दूर लाने से सर एक्चुअल में होता क्या है, ये विरोध कौन कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि जब इस मैग्नेट को पास में लाया या दूर ले जाया जाता है तो एक नया मैग्नेट बनता हुआ नजर आएगा जिसके दो पोल होंगे एन एस एस एन, वो चेंज होगा। यानी जब इस चुंबक को फेराडे के नियम के अनुसार जब इस कोइल के पास में लाते हैं तो इस कोइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फेराडे का नियम क्या कहता है कि अगर फ्लक्स में चेंज हुआ, अगर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उस कोइल में क्या प्रवाहित होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, करंट भी फ्लो करेगा। तो जब ये एन पास में आता है तो पास आने का विरोध करता है तो यहां पे एन पोल बन जाता है। जब ये एन दूर जाता है तो दूर जाने का अपोज करेगा, देन इधर एस पोल बन जाएगा। और इस प्रकार हम एन और एस के आधार पे इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। राज की बात यही है, लेंज के नियम का यूज, लेंज के नियम का उपयोग, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड करंट कह सकते हैं, प्रेरित धारा। जो प्रवाहित धारा यहां पे होने वाली है, प्रेरित होने वाली है, उस धारा का डायरेक्शन अपन पता कर सकते हैं लेंज के नियम के अनुसार। तो मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पहले मैंने इसका विजुअल इफेक्ट आपको दिया है जिसमें बाहर मैग्नेट का एन पोल पास आ रहा है और दूर जा रहा है। मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं यूज की बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा, बहुत सारी बातें जो आपको फील करनी है। बेटा एक मेरे पास ये कोई रोड है, ठीक है, कोई छड़ है, फील करना मेरी बात को। और मैं क्या कर रहा हूं, इस पे तार लपेट रहा हूं बच्चा, ठीक है। और इधर मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई प्रतिरोध आर लगा दिया है। अब मेरे पास एक मैग्नेट है, मेरे पास एक चुंबक है बच्चा, गौर से देखना मेरी बात को। और ये बाहर मैग्नेट का एन पोल है, ये एस पोल है। जब मैं इस एन को पास लेके आऊंगा तो बेटा आप मुझे बताइए, इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास आएगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। तो इसके पास आने का विरोध होगा तो इधर एक नया पोल बन जाएगा। और वो नया पोल क्या होगा बच्चा, पास आने का विरोध करने के लिए एन। अगर ये एन बनेगा तो कोइल का ये टर्मिनल क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। पास आने का विरोध करने के लिए इधर एन बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। सेम चीज, एन पास में आ रहा है तो इधर एन बन रहा है। और एन बन रहा है तो एक चीज याद रखना, इधर अगर एन बढ़ता है तो बेटा मैं एक लॉजिक और बता देता हूं डायरेक्शन निकालने का। अगर इधर एन बढ़ रहा है तो एन पे एरो लगाओ और उस पे गोला बना दो। गोला बना के ये एरो इधर लगा दो, ये एरो इधर लगा दो। ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सर्किट में जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये लेंज के नियम के आधार पे हमने पता लगा लिया और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। डायग्राम दिया गया था और उसमें पूछा गया है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, करंट से या नन ऑफ दीज, कुछ कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो अगर एन पास में आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा डायग्राम लूंगा बच्चा, नोट करना है आपको अच्छे से। मैं इधर आपको एक बार मैं ये फिर से एक कोइल बना देता हूं, एक कोइल फिर से बना देता हूं। पहले अपन यहाँ पे रोड बना देंगे, एक छड़ बना देंगे और फिर उसमें क्या कर देंगे, तार लपेट देंगे बच्चा। देखिए गौर से देखना मेरी बात को, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे फिर कोई रेजिस्टेंस लगा दिया आर। और अब अपन क्या ले रहे हैं बच्चा, बाहर मैग्नेट दूर लेके जा रहे हैं। देखना बेटा गौर से,
ये बाहर मैग्नेट है, ये इसका एन पोल है, ये एस पोल है, और अब अपन इसको दूर लेके जा रहे थे, पहले पास लेके आ रहे हैं, अब दूर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा, इधर इसका, यहाँ पे इसका पोल बन जाएगा बेटा एन को दूर जाने से रोकने के लिए एस, और इधर एन। अगर इधर एस बनेगा तो मैं एस का डायरेक्शन आपको दे देता हूं, बहुत सारी चीजें सीखनी है जो राज की बात है वो। तो यहाँ पे अपने इस पे गोला लगा देंगे और ये एरो लगा देंगे, और ये एरो कौन सा होता है बच्चा, क्लॉकवाइज। अगर मैं ये कहूं ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, यानी एस फ्लो कर रहा है। तो इस प्रकार लेंज के नियम का उपयोग करके जो इंड्यूस्ड करंट है, क्या इस सर्किट में कोई बैटरी है, नहीं, ये करंट कहां से आया, ये करंट आपका इंड्यूस्ड है, ये प्रेरित धारा है जो इस मैग्नेट के पास या दूर ले जाने से फ्लक्स में परिवर्तन से यहां पे आ रहा है, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आपका सवाल बनता है जो आपको नोट करके रखना है बड़े लेवल पे। तो पहली चीज मुझे ये बताओ कि लेंज का नियम का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बच्चे दिल दिमाग तक पहुंचा, अभी तो केवल इमेजिनेशन मैंने बताया है, अब बनने वाले 1 बाय 1 सवाल क्लियर कराऊंगा। ये सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है, ये सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है, डायरेक्शन पूछ सकता है, यूज पूछ ले इसका, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन का पता लगाने के लिए क्या बेटा, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये प्रेरित धारा की दिशा, डायरेक्शन, दिशा नोट कर सकते हैं अपन अपने नोट्स में, डायरेक्शन यानी दिशा। डायरेक्शन बताने के लिए चाहे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, चाहे वो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, या आपका हो सकता है करंट, इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा, इनका डायरेक्शन बताएगा ये। एन कब होगा, एस कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, क्लॉकवाइज कब होगा, फुल ऑन फायर, फुल ऑन फायर बच्चा। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, एक बच्चे का कमेंट दिखते ही मुझे वो बात याद आ गई, बहुत तगड़ी वाली बात है बेटा। एक चीज मैं बताऊं, मैं एक दूसरा कोइल बना रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूं बच्चा, थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूं। इधर मैंने लगाया, इधर मैंने एक बार मैग्नेट बना दिया, ये इसका एन पोल है, ये एस पोल है। अब मैं इसमें कोई करंट नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये क्या है, इसका वेलोसिटी v इक्वल टू क्या है, 0, यानी मैग्नेट रेस्ट में है। कमेंट में जवाब चाहूंगा, एक और क्वेश्चन अपना तैयार हो गया एग्जाम का। बार मैग्नेट रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, देन इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम कहेंगे करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तुम डायरेक्शन की बात कर रहे हो, क्यों सर ऐसा, आप मुझे बताओ। इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की शर्त क्या दी थी रदरफोर्ड ने, फेराडे ने, क्या शर्त दी थी, क्या कंडीशन दी थी फेराडे ने, उसने कहा था कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। इधर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इधर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, क्या इधर बार मैग्नेट पास या दूर जा रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यस और नो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0, डेल फाई आपका 0। जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है तो यहां पे इंड्यूस्ड आपका ईएमएफ डेल फाई अपॉन डेल टी, अगर डेल फाई 0 है तो बताओ ई बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, और अगर ई 0 है तो आप मुझे बताओ आई 0 होगा कि नहीं होगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मजा आया कि नहीं आया, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जिसकी मैं बात इधर कर रहा था, बहुत ही अच्छे लेवल पे बताइए। बहुत सारे सवाल तैयार कर दिए मैंने इधर से, एक ही स्लाइड से फ्लक्स चेंज बच्चा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छा जी बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके चलो अब देखिए एक और सवाल आपका जो एग्जाम में बनता है, वो सवाल मैंने अलग से इंपोर्टेंट लगा के नोट किया हुआ है, और वो ये है कि लेंस लो किसके कंजर्वेशन पे बेस्ट है। एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन बच्चा, एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ट लो है। अब आप सोच रहे होंगे यार लेंस लो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ट है, बट कैसे, ये कैसे पॉसिबल है कि वो लेंस के नियम में एनर्जी कंजर्व रहती है। आप मुझे एक बात बताना यार, ये मैग्नेट बिना किसी एनर्जी वर्क के क्या पास या दूर चला जाएगा क्या?
आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। आप पास लाने के लिए मैकेनिकल वर्क करोगे, आप दूर ले जाने के लिए मैकेनिकल वर्क करोगे। यही वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? यही वर्क कन्वर्ट हो गया करंट में, यानी धारा में। इधर धारा, आपने क्या यहां पे कोई मैकेनिकल वर्क किया? क्या आपने मैग्नेट को पास या दूर लाए? नहीं, यस और नो? नहीं लाए। जब आप मैग्नेट पास या दूर नहीं लेके गए तो आपने मैकेनिकल वर्क किया ही नहीं। अगर मैकेनिकल वर्क नहीं किया तो एनर्जी कहां से आएगी? यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इंड्यूस्ड करंट कहां से आएगा? तो एक बात नोट कर लो बच्चा दिल दिमाग में, ये बहुत बड़े लेवल पे अपना इंपॉर्टेंस साबित करेगा। ये आपका सवाल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ट है आपका लेंज का नियम। याद हुआ? क्वेश्चन एज इट इज याद हुआ बच्चा? क्वेश्चन एज इट इज याद हुआ बच्चा? जल्दी बताइए, याद हुआ क्वेश्चन जो मैं बना बना के आपको क्लास में याद करवा रहा हूं? लेंस लो बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे वर्क करता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या कह सकते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह सकते हैं, या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करने में इसका उपयोग होता है। बताइए, क्लियर बेटा? यस और नो? ओके, यस। अब देखिए यहां पे अगर मैं एक बात करूं, यस, ओके, यस यस यस। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे आपने ये जो पॉइंट है इसको मैं नोट आउट करूं बेटा, मैं दो प्रकार की एनर्जी बता सकता हूं। एक तो आपने मैकेनिकल एनर्जी जो दिया वो, और एक आपका हो गया मतलब मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, जो चुंबकीय वजह से है ना वो ऊर्जा। उन दोनों ऊर्जाओं को किस में बदला? विद्युत ऊर्जा में। तो ये बात आप इधर नोट कर सकते हैं, मैंने थोड़ी जगह खाली रखी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक आपका तो मैकेनिकल एनर्जी है ना, और एक आपका हो जाएगा प्लस दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे अपन बोलेंगे मैग्नेट, ठीक है। एक आपका मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगा, मैग्नेट एनर्जी आ जाएगा, चुंबकीय ऊर्जा आ जाएगा, और इन दोनों को अपन बदल देंगे किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में। ये कहने का मतलब है मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये मैग्नेटिक एनर्जी, और ये बदल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में। मैग्नेट लेके आ रहे थे, मैग्नेटिक एनर्जी थी, आप लेके आने के लिए वर्क कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, दोनों मिलके किस में बदल गई? इलेक्ट्रिक करंट में, यानी विद्युत ऊर्जा में। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, ठीक है। यस सर, आज 3000 वाला क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है बेटा, आज वो क्लास नहीं ले पाया था, मैं कुछ अर्जेंट काम में बिजी था इस वजह से, ठीक है। एक दिन क्लास नहीं होता बच्चे, अरे हमारा रूटीन टूटता नहीं है भाई, दबे कभी एक दिन क्लास नहीं हो तो ऐसे टेंशन में नहीं आने का। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने इधर नोट कर दी है आपकी डी पॉइंट में। देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो बदल रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। ये पहली ऊर्जा एनर्जी, ये दूसरी एनर्जी, और ये बदल रही है तीसरी एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये सवाल थोड़ा सा याद रखना, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बना के आपको दे रहा हूं, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बना के आपको दे रहा हूं, जो याद में करना है, जो याद में आपको रखना है, बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। चलो जी, मेरे हिसाब से यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है, मेरे हिसाब से यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है। बच्चे बताएं फटाफट से एक बार, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? मैं आगे बढ़ूंगा। लाइक बटन पे कंजूसी हो रही है क्या है? चलो कोई नहीं, आपकी मर्जी। कुछ इंपॉर्टेंट जनरल पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं जो हमने अभी पढ़े हैं उनके रिगार्डिंग। चलो जी स्टार लगाओ। सबको पता है, सबको पता है अकॉर्डिंग फैराडे लॉ E बराबर डेल फाई अपॉन डेल टी। यस और नो? यस और नो? E बराबर माइनस का डेल फाई अपॉन डेल टी। यस और नो? पता है सभी को? अब यहां पे ये लिंक में क्यों लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्यों लिख रहा हूं? ये तो फैराडे का नियम था, हम तो लेंज का नियम देख रहे हैं अभी। ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन आपका इधर आपको नजर आ रहा है, ये लिंक करता है आपके लेंस के नियम से। किससे लिंक करता है बच्चा? लेंस लो, लेंस का नियम। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है?
ये ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि यहाँ पे जो फ्लक्स में चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका अपोज होता है, उसका विरोध होता है। जब एन पोल को पास में लाएंगे तो पास आने का विरोध होगा, जब दूर लेके जाएंगे तो दूर जाने का विरोध होगा। इसी होने वाले अपोज को, होने वाले विरोध को ये नेगेटिव साइन लेंज के नियम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब फेराडे के लॉ में भी लेंज का नियम है, फेराडे के लॉ में भी लेंज का नियम है। ये बात आपको अपने दिल दिमाग में नोट कर लेनी है। बताइए बताइए, क्लियर है? यहां से क्लियर है बेटा? फेराडे के लॉ में भी लेंज का नियम है, अपोज करेगा, डायरेक्शन अपोजिट। नहीं, डायरेक्शन अपोजिट नहीं बोलेंगे बच्चा, डायरेक्शन अपोजिट का लॉजिक नहीं है, अपोज का लॉजिक है, विरोध का लॉजिक है। यहां पे हर चीज जो आप डायरेक्शन के साथ लिंक कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए, ठीक है? मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, विरोध करता है, और उसी को यहाँ पे अपने नेगेटिव साइन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। दूसरा एक न्यूमेरिकल आता है जो आपने कई बार प्रैक्टिस किया होगा। क्या बेटा? E बराबर माइनस जो आपका डेल फाई है ना, और जो आपका डेल टी है ना, इसको एक तो अपन लिखते हैं बच्चा माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। ये न्यूमेरिकल आपने कई बार किया है ना, वो वैल्यू दिया है आपको फाई का, फिर उसका अवकलन करवाया है, और विद्युत वाहक बल पूछा है 4 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, उनका अंतराल पूछा। बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने यहाँ से किए हैं। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, वो ये बेटा कि E बराबर माइनस, इस डेल फाई को मैं लिख सकता हूँ न्यूमेरिकल के रूप में फाई 2 माइनस का फाई 1 और अपॉन में आपका डेल टी आपका T2 माइनस T1 आप लिख भी सकते हैं, और नहीं ऐसे भी चलेगा। तो इसका भी न्यूमेरिकल बनता है बच्चा, और आपको इसका भी न्यूमेरिकल मैंने पूछा है कई बार, अपन उसको डिफरेंशिएट किया है, अवकलन किया है, और उसका न्यूमेरिकल निकाला है। ठीक है? यस सर। मतलब मेरे हिसाब से मुद्दे वाली बात यह है कि लेंज का जो नियम है वो फेराडे के लॉ को लिंक करेगा हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे लिंक करेगा। बताइए जरा, क्लियर बेटा? क्लियर है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है? अब मैं इंटरेस्टिंग चीजों पे चलूंगा आगे, अब इनका यूजेज देखेंगे हम। यहां तक बताइए क्लियर है? ये मैंने जनरल फॉर्मूला बताया, ये बताने का मकसद केवल मैं ये बताना चाहता हूं कि लेंज का नियम इधर इन्वॉल्व है। ये फॉर्मूला बताने का मतलब है यहां से न्यूमेरिकल आता है, फाई देगा, हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आपको फ्लक्स देगा, उसको मतलब उसका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे और टाइम का भाग लगा देंगे। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वही तो ईएमएफ है। डेफिनेशन फेराडे के लॉ की सेकंड लॉ, फेराडे का फर्स्ट लॉ डेफिनेशन देता है, सेकंड लॉ फॉर्मूला देता है, तो ये सेकंड लॉ ही तो है फेराडे का। और यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंज का नियम है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए एक मुद्दे वाली बात करेंगे बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। और मैं मेरी आर्मी का जोश एक बार कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं, लाइक बटन पे देखना चाहता हूं कि अब जो आगे मैं फॉर्मूला देने वाला हूं उससे बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बनाएंगे हम। अभी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, न्यूमेरिकल भी होंगे, घबराए नहीं। मैं आज काफी सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लेके आया और कॉन्सेप्ट भी होंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अगर सर्किट क्लोज है, इस सर्किट को, इस लाइन को मैं यहीं पे रोक के आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा, थोड़ा सा यहां पे एक डायग्राम पे मिलाना चाहूंगा। ये डायग्राम आपने देखा, ये डायग्राम, अगर ये सर्किट कहीं ना कहीं बीच में से कटा हुआ होता तो क्या इसमें करंट फ्लो करता क्या? यस और नो? मतलब एक चीज क्लियर है कि करंट फ्लो के लिए, धारा प्रवाह के लिए सर्किट क्या चाहिए? हमें क्लोज चाहिए। धारा प्रवाह के लिए सर्किट क्या चाहिए? क्लोज चाहिए, यानी धारा प्रवाह के लिए परिपथ बंद चाहिए। और उसी बंद परिपथ को मैं अप्लाई करते हुए इस लाइन को पढ़ रहा हूं। क्या? कि अगर कंडक्टर का सर्किट जो है, जो परिपथ है, वो क्लोज है, बंद है, तथा परिपथ में अगर रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा हुआ हो, तो ये लाइन मुझे क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो होने की एक ही कंडीशन है, फ्लक्स में चेंज हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ आए, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्किट पूरा क्लोज हो, सर्किट कहीं से टूटा हुआ नहीं हो। टूटा हुआ होगा तो करंट फ्लो कैसे होगा भाई? समझ रहे बात? ईएमएफ तो आ जाएगा, विभवांतर विद्युत वाहक बल के रूप में तो आ जाएगा, लेकिन करंट फ्लो करने के लिए सर्किट क्लोज चाहिए। ये जो इसने बात बोली है, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में उतारना यहां से। क्या क्या बेटा आपको ओम का नियम आता है सभी बच्चों को?
ओम का नियम आता है सर? आता है। आई इक्वल टू वी बटा आर, तो बस उसी को हम मेकअप करेंगे और पूरा फोकस मुझे स्क्रीन पे चाहिए प्रत्येक बच्चे का। आई इक्वल टू वी बटा आर, मैंने गलती से जो विभव यहाँ पे था उसको विद्युत वाहक बल लिख दिया है, और जो विभव भी होता है उसको अपन प्रेजेंट टाइम में जो इसका नामकरण हमने किया है वो किया ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसको हम किससे लिख रहे हैं बच्चा? स्मॉल ई से लिख रहे हैं। बेटा कुछ बुक्स में ये आपको कैपिटल ई में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, घबराना नहीं है। वो कैपिटल ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वो ईएमएफ ही होगा इस कंडीशन में। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो आई इक्वल टू वी बटा आर, ई बटा आर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे? जरा मुझे बताना, क्या मैंने ऐसा लिखा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? क्योंकि अब मैं इसको मॉडिफाई करने वाला हूं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, यस, हाँ जी। देखो उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे आगे बढ़े, अभी अभी मैंने याद करवाया है आपको फॉर्मूला, बच्चा भूल तो नहीं गए? नहीं सर, कैसे भूल सकते हैं? ई बराबर माइनस का डेल फाई बटा डेल टी, कैसे भूल सकते हैं सर? अभी तो लिखवाया है। चलो पुट करो बच्चा, माइनस का डेल फाई अपोन में आपका डेल टी आ गया, और बट्टे में पहले से आर आपका ऑलरेडी यहाँ पे था, ये रहा, ये तो हमने ई का वैल्यू पुट किया है, ये आर आ गया। इसी फॉर्मूले को थोड़ा और मेकअप करता हूँ, माइनस इधर लिख देता हूँ मैं फाई टू माइनस का फाई वन अपोन में आर, और ये आपका डेल टी। यह से न्यूमेरिकल बन सकता है, करंट बनवाया जा सकता है, करंट फाइंड करवाया जा सकता है। यस और नो? यस और नो? इंटरेस्टिंग चीज, करंट फाइंड कर सकता है बच्चा, करंट फाइंड कर सकता है। अरे भाई धारा निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? धारा निकाल सकता है? यस सर, बहुत बढ़िया। धारा निकाल सकता है इधर से इस फॉर्मूले का यूज करके। अब एक चीज नोटिस करना यार, क्या बोला सर? हम एक चीज सोच रहे हैं थोड़ा सा, अगर आपके भी दिमाग में आया हो तो मैं इसको डेल फाई लिख लेता हूँ। चलो डेल फाई लिख देते हैं, और डेल फाई को आप चाहे फाई टू माइनस फाई वन लिखो। क्या एक बात आपको समझ में आई? ये इंड्यूस्ड करंट है, सवाल बनेगा जहरीला। ये इंड्यूस्ड करंट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन के प्रोपोर्शनली है, समानुपाती है। सर ऐसा कैसे? अगर मैग्नेट को पास लाने पे फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा, तो सर्किट में करंट भी ज्यादा होगा। नोटिस करिए आई, और ये आपका फाई टू माइनस फाई वन डेल फाई। समझ में आ रही है बात? चाहे आप इसको डेल फाई में लिखो या आप इसको फाई टू माइनस फाई वन में लिखो, फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, इंड्यूस्ड करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही ज्यादा होगा, और धारा भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये लाइन मेरे लिखने का मकसद ये था, एग्जाम में इधर से सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैं आगे एक बात और बोलने वाला हूँ। उस बात को बोलने से पहले ये बात लिख रहा हूँ। मैं आगे प्रतिरोध की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं करंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी अपने को एक अहम सवाल बना के दे देगा राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का। करंट डिपेंड करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बहुत ज़्यादा हुआ तो करंट भी बहुत ज़्यादा होगा, ये बात आपको नोट करनी है। इधर से न्यूमेरिकल आएगा तो मेरी आर्मी फोड़ देगी। अभी मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो आप फोड़ सकते हैं इधर से। यस और नो? यस और नो? कर सकते हैं ना? यस। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं, यहां पे 2 पॉइंट नोट करूंगा बच्चा। यहां पे मैं एक चीज लिंक कर रहा हूं, यहां पे आप मुझे बताना। अरे आई आर के साथ लिंक कर रहा है ना? आई आर के साथ लिंक कर रहा है? यस। अच्छा भाई ई का आर के साथ कोई रिलेशन है क्या? नहीं ना। हमने तो आई इक्वल टू वी बटा आर, अरे भाई वी दूसरी दुनिया से आया है, यानी ई दूसरी दुनिया से आया है, आर दूसरी दुनिया से आया है। हाँ ये चीज जरूर है, आई का रिलेशन दोनों से है। आई लिंक करता है भैया आर से भी, और आई लिंक करता है ई से भी। लेकिन यार ई का आर के साथ क्या रिश्ता? और इसी रिश्ते की बात अपनी इधर करने वाले हैं। क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई। इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड
नहीं करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये बात दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में बसा लो। यही वो सवाल है जो बहुत इजी होते हैं लेकिन बच्चा ऑप्शन पे नहीं क्लिक कर पाता है। फील करो इस बात को, तभी ये बात आपको याद रहेगी। अभी का भी याद करो, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ, नोट करना, जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसका जवाब अगली स्लाइड में दूंगा मैं करंट के साथ में। मैं बता दिया मैंने बात। अरे आई का आर के साथ रिलेशन है, आई का ई के साथ रिलेशन है, लेकिन ई का आर के साथ रिलेशन का क्या मतलब यार? तो मैंने क्या लिखा इधर, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ई डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। परिपथ के प्रतिरोध से विद्युत वाहक बल का परिपथ के प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है यार। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे का लॉ क्या कहता है? जरा मैं आपको और थोड़ा गहराई में लेके जाता हूं। क्या कहता है फैराडे का लॉ? जरा बात करना, मुझे इधर बताना एक बार, क्या कहता है फैराडे का लॉ? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। अब इसमें सर्किट में रेजिस्टेंस का क्या लेना देना भाई? बताइए जरा, सोचो एक बार, जवाब मिलेगा तुरंत और राइट आंसर मिलेगा। प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है। अगली स्लाइड, और जो बहुत अहम है, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, भूल गए क्या? मैं याद दिलाता हूँ, मैं पूरा फिर से लिख देता हूँ, याद हो जाएगा। V/R, एक स्टेप खा गया हूँ मैं, आप लिख लेना। E/R, ए का वैल्यू क्या था बेटा? माइनस का डेल फाई अपॉन में R, और पहले से आपका डेल टी लगा देंगे। क्या आपको इनका रिलेशन नजर आया? I डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/R होता है, यस और नो? क्या मैंने सही लिखा है क्या? प्रेरित धारा का मान, इंड्यूस्ड करंट का मान रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंसी वाले सवाल इतने जहर होते हैं, इतने जहर होते हैं कि मैं क्या ही आपको बताऊं। इतने जहर होते हैं, क्या बताएं, जब एग्जाम में आती है तो हवा टाइट हो जाती है ना? तो फिर वो बोलते हैं ना, कोका कोला, हमारे राजस्थानी में है ना, कोका कोला लेके आते हैं, फिर वो गैस बढ़ने लग जाती है इसलिए, ठीक है? तो ये I डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/R, यानी प्रतिरोध करंट का रिलेशन आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, परिपथ के प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करेगा। आर लगाया ही क्यों भाई? मेरे करंट उत्पन्न कर रहे हैं, करंट को यूज कहां पे करेगा? कोई बैंक थोड़ी बनाया है कि उसमें जमा करवा देंगे करंट को। अरे पंखा क्या है? रेजिस्टेंस है हमारे सर्किट का। ये मैंने ऊपर लाइट लगा रखी है, ये लाइट क्या है? सर्किट का रेजिस्टेंस है। हमने मोबाइल चार्ज लगा रखा है, वो मोबाइल करंट के लिए क्या है? रेजिस्टेंस है, वो यूज करेगा ना करंट का। समझ में आया बच्चा? लगाया ही क्यों है? अब तुम तो कल को ये कह दो पढ़ाया ही क्यों, ये कोई बात होती? कैसे कैसे सवाल आते हैं तुम्हारे पास। आगे आते हैं, अब देखना बच्चा, एक और जहर कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। उसी बच्चे का सवाल हो सकता है, आर इनफाइनाइट काहे लगाया? आर लगाना ही नहीं था, मतलब आपका बस ले तो तुम तो नया पृथ्वी बना दो 2 मिनट में, है कि नहीं है? और अपने अलग से प्लाट बनवा दो, उधर वाला प्लाट काट रहे हैं हम तो, इधर आ जाओ। अगर आर का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, या आर का वैल्यू इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहा है भाई? कहना क्या चाहते हो? करंट फ्लो ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात फिर खुद बोल रहा है क्या? या सर्किट क्या हो? ओपन हो। अगर सर्किट बीच में से ब्रेक है, करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो ये मान लो कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, प्रतिरोध अनंत है, यानी प्रतिरोध अनंत मान लो, या आप कह दो कि सर्किट खुला है। परिपथ अनंत मान लो, या कह दो कि सर्किट खुला है। तो बताओ कहां पे दिक्कत आ रही है? मतलब ये कहने का मतलब है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारे को क्या सवाल बनाया जा सकता है, क्या सवाल इधर से पूछा जा सकता है? तो मैं एक बात बोलूंगा बच्चा, इधर से एक ही सवाल बनेगा क्या, कि आर अगर इनफाइनाइट होता है या सर्किट ओपन होगा तो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू कितना होगा? और हमारा एक ही जवाब होगा, इंड्यूस्ड करंट आपका 0 होगा। ये मैंने सवाल इधर बनाया है। सवाल क्या है? सवाल यही है, अगर सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दे या सर्किट को ब्रेक कर दें तो इंड्यूस्ड करंट, तो हम कह देंगे इंड्यूस्ड करंट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताइए जरा, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए बेटा, क्लियर यहां तक सभी बच्चों का? जोश के साथ में, जोश के साथ में, जबरदस्त, वेरी गुड। और एक चीज याद रखना बच्चा, रेगुलर रूटीन जिस बच्चे ने फॉलो किया है उस बच्चे का रिजल्ट 1 महीने में नजर आने लगेगा उसको। वो कहते हैं ना सिगरेट गुटखा ये खाते हैं, अगर उनको पता हो कि इससे कैंसर होता है तो सिगरेट गुटखा कोई नहीं खाएं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको इस बात का पता है कि अगर 1 महीना भी रेगुलर रूटीन कर लिया, 1 महीने बाद में रूटीन तोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना इन्वॉल्व हो जाओगे तुम, हम आपके साथ दिल से इतनी इस लेवल पे अटैच हो गए कि हमारी टीम रेगुलर नहीं होना चाहे तो भी मजबूरी में होना पड़ता है। प्रॉब्लम समझिए आप हमारी, ये प्रॉब्लम है हमारी, आपके साथ अटैच हो गए। 1 महीना अगर रेगुलर रूटीन फॉलो कर लिया तो तुम खुद इतना गिर जाओगे फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश में कि तुम खुद रूटीन नहीं तोड़ पाओगे अपना। यही चीज मैं इधर बताना चाह रहा हूं कि अगर आर का वैल्यू इनफाइनाइट रख दिया, सर्किट ओपन है, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल को जो 3 स्टार के रूप में मैं लगा रहा हूं, और वो तीनों स्टार क्यों है? जो सर्किट में जो करंट हमने इंड्यूस्ड किया है उसकी डिपेंडेंसी क्या क्या हो सकती है, और डिपेंडेंसी क्या क्या हो सकती है सबको पता है नहीं? चलो मैं बता देता हूं फिर से। I इक्वल टू ई बटा आर, ई का वैल्यू माइनस का डेल फाई अपॉन आर इंटू डेल टी। तो मैं पहला पॉइंट नोट करता हूं, I डायरेक्ट प्रोपोर्शनली डेल फाई अपॉन, मैं ये कह सकता हूं डेल फाई अपॉन डेल टी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन का दर होगा उतनी धारा होगी, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने बोला I इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। और तीसरा मैं बोलूं जो आपको नजर नहीं आया, जो इनविजिबल है प्रेजेंट टाइम में, क्या? क्योंकि उसको विजिबल जब भी किया जाता है जब जरूरत होती है। वो नहीं कहते, वो मूवी वगैरह नहीं देखते आप, अरे बोले यार ये केस हो गया, बोला बॉस को बोले, अरे बॉस को बोलेगे छोटे मोटे काम के लिए, हम ही निपट लेते हैं उससे, वही काम था अब तक, लेकिन अब बॉस को बुलाना पड़ेगा। और बॉस कौन है यहाँ पे? क्योंकि हर बार बॉस की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे मोटे काम तो कोई निपटा लेगा, उसके छोटे मोटे गुर्गे निपटा लेंगे। वो क्या है? अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया जाए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया जाए, हर बार जरूरी नहीं है कि वो दे, अगर नहीं दिया जाए तब तक ठीक है, और अगर दिया जाए तो आगे भाई साहब नजर आएंगे आपको, बॉस तो आगे ही मिलेगा। तो आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एन, ये वाला जो लॉजिक है वो इनविजुअल रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये प्रकट ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आपके सामने ही खड़े थे। ये बात नोट कर लो बहुत बढ़िया लेवल पे, ठीक है। आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एन हो जाएगा, आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डी फाई अपॉन डी टी, आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1 अपॉन आर। बच्चा तीनों सवाल दिल दिमाग में अगर उतर गए तो कमेंट में यस सर चाहिए मुझे अभी का अभी। ये 3 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मैंने ऊपर लगा दिया है, और एक ही स्लाइड में एक ही फॉर्मूले में खत्म, एक ही स्लाइड में एक ही फॉर्मूले में खत्म। अगर आप फील कर रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, किसी भी बच्चे को, ठीक है। यस सर, चले बेटा आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, चलो आगे बढ़े, चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। बस बस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गजब, क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। dt समय में dq आवेश की मात्रा प्रवाहित हो। देखो बेटा, इसको मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, पॉइंट तो मैंने डाल दिया है, क्योंकि बेटा इसको लिंक किया जाता है I बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी से। क्यू यहाँ पे आवेश है, ठीक है, यानी धारा की बात करें यहाँ पे, I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ पे जो dq है, जो आपका आवेश है, उसको कैसे डिफाइन किया जाए, क्योंकि उसको विद्युत वाहक बल के रूप में चेंज किया जाता है, विद्युत वाहक बल के रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में दिक्कत होती है। तो आपको जैसे मैंने कहा बेटा E इक्वल टू वी अपॉन आर, मैंने इसको मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, I इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E इक्वल टू आई आर। अब I का वैल्यू, I का मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब डेल क्यू, इसको मैं लिखना चाहूँ डेल क्यू, क्यू डेल फाई नहीं है, डेल क्यू अपॉन में डेल टी, ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी जो इसके साथ लिंक होता है। लेकिन इसके बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पे नहीं मिलेंगे कि आप सोचोगे बहुत सारा कोई सवाल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक लिंक है जो मैं यहाँ पे केवल एज ए फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए
ध्यान दीजिए मेरी बात, जो मैं यहां पे नोट मैंने डाला है और नोट क्यों डाला है, मैंने अभी बार बार आपको एक बात बताई है, अगर करंट फ्लो करना है, अगर आपको इंड्यूस्ड करंट चाहिए तो आपको सर्किट क्लोज चाहिए। अगर ओपन सर्किट है, टूटा हुआ सर्किट है, तो ईएमएफ तो होगा, ईएमएफ को ओपन या क्लोज से फर्क नहीं पड़ेगा, ईएमएफ तो होगा लेकिन करंट ओपन में नहीं होगा। यानी अगर करंट आपको चाहिए तो उसके लिए क्लोज सर्किट चाहिए। अगर कुंडली खुली है, कुंजी खुली है, सर्किट ओपन है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा, रहेगा, लेकिन इंड्यूस्ड करंट उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये बात बेटा समझने की है, फील करने की है। ये चीजें रट्टा मारने से याद नहीं रहेगी बेटा, ये चीजें रट्टा मारने से याद नहीं रहेगी। ठीक है बच्चा, नंबर कमेंट सेशन में पूछने के बजाय अगर क्लास पे ध्यान देगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास पे ध्यान लगा लेगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। और नंबर लेने आया तो क्लास बंद कर, बाद में जब टाइम मिलेगा तो जरूर आपको देंगे, बताएंगे, आपसे घर मिलने आ जाएंगे। ठीक है, नंबर लेने से सिलेक्शन होता तो बेटा हम सबसे पहले नंबर ही देते आपको कि नंबर लो बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लास पे ध्यान लगा बच्चा। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है जो अपने अब तक पढ़ा है, और सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, सवाल पढ़ लो और ऑप्शन पढ़ लो, और इतना गजब का जहर है क्या ही बोलो। और जब आर सर जहर बोल दे तो आप समझ रहे होंगे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, यस सर। अगर किसी बच्चे ने कमेंट में भी जहर लिख दिया ना तो हालत खराब हो जाती है। बहुत बढ़िया। और बार बार कमेंट रिपीट करोगे तो बेटा उड़ा दिया जाएगा। आपको टीम, टेक्निकल टीम है, अगर बार बार आपने कमेंट स्पैम किया कमेंट बॉक्स में फालतू का, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है क्लास के बीच में, लपेट दिए जाओगे। बेटा आप क्लास पे फोकस करें। बहुत अच्छे, जल्दी देखिए बेटा, सवाल को समझना, सवाल को समझो। बहुत जहर जहर लिखा है बच्चा, समझ जाना। जबरदस्त का लेवल क्वेश्चन आपका, आंसर चाहिए मुझे इसका। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। चलो मैं बताता हूं बच्चा। चित्र में दिखाए अनुसार चुंबक का उत्तरी ध्रुव मोटे चालक लूप जिसमें संधारित्र लगा हुआ है से दूर गति करता है। मैग्नेट का एन पोल दूर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी, और इसको कैपेसिटर को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इस तरीके से एक लूप जुड़ा हुआ है। और बेटा इस लूप को पता कैसे फील करना है, ये लूप ऐसे है और इस बार मैग्नेट को इस लूप से दूर लेके जा रहे हैं। ये लूप एक्चुअल में ऐसा है, मैं इसको 3D में दिखा नहीं सकता, और इससे दूर लेके जाया जा रहा है इधर से। ये मान लो कि आपका मैग्नेट है और इसको ऐसे दूर लेके जा रहे हैं, और ये इसका एन पोल दूर जा रहा है। याद आया किसी बच्चे को? आ गया ना यूज लेंस लॉ का, लेंस के नियम का उपयोग आ गया। अगर एन पोल दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोको, क्योंकि जैसे ये दूर जाएगा इस कोइल से गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा। 100 बातों की एक ही बात है, एन को दूर जाने से रोको, और अगर एन को दूर जाने से रोकना है तो सर्किट में एस बना दो, और एस बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ऐसे एरो लगा दो। तो बेटा इस लूप में, इस रिंग में जो करंट फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और अगर करंट क्लॉकवाइज है, ये धारा की दिशा है, तो बेटा आपको ये बात पता है ना कि अगर ये डायरेक्शन करंट का है तो बच्चा ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है धनात्मक आवेश, यानी हमें इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। अगर करंट इधर से निकल के इधर जा रहा है तो आवेश इधर से निकल के इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जाएगा। जब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आप मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं बाहर जाता है तो उधर प्लस आ जाता है, और जिस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन चला गया उस पे माइनस आ जाएगा। तो धनात्मक आवेश किस पे आया, प्लेट ए पे या बी पे? सर जी प्लेट बी पे, तो हमारा आंसर प्लेट बी है। कॉन्सेप्ट को जिस बच्चे ने डेप्थ से फील किया है ना, उसके लिए इन सवालों को सॉल्व करने में जितना मजा आता है ना, वो कभी न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ। बहुत गजब लेवल पे कॉन्सेप्ट है, और ये बात मैंने इधर लिख दी है पहले ही, ये बात पहले ही मैंने लिख दी है बहुत बड़े लेवल पे। हर कोई बच्चा आसपास नहीं भटकेगा कॉन्सेप्ट के सवाल के। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझा है ना, नैनो सेकंड में फोड़ेगा। एज इट इज कॉन्सेप्ट पे सवाल एग्जाम में आया है,
वहां पे डायरेक्शन पूछा था, डायरेक्शन कौन सा होगा। यहाँ पे चार्ज पूछ लिया, पॉजिटिव पूछा है, कल को नेगेटिव पूछ लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आया बच्चा? बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, यस। चलो अगला सवाल, एक और एग्जांपल। बेटा पेपर पेन निकालो अपना और सॉल्व करो, अपने हथियार निकाल लो फटाफट, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से। प्रेरकत्व विद्युत वाहक बल का मान होगा, जल्दी करो बच्चा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका फॉर्मूला अभी मैंने करवाया नहीं आपको, फॉर्मूला करवाने के बाद करेंगे, क्योंकि अभी मैंने इंडक्टेंस ईएमएफ अभी मैंने फॉर्मूला करवाया नहीं बच्चा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, शायद ये भी टॉपिक अभी अपना आगे बात करेंगे। E बराबर माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला अभी हुआ नहीं है आपका, एल का वैल्यू दिया इसने, वैसे कोई बात नहीं, अभी अपन इसकी बाद में बात कर लेते हैं। आगे आ जाओ, अभी बात कर लेते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर रहे हैं, मैंने क्या लिखा है, सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरण। इससे पहले मैं लेके चलता हूँ एक नई दुनिया में, जहां पे अपन थोड़ा मस्ती करके आते हैं। नई दुनिया की क्या मस्ती है उसको समझते हैं, नई दुनिया वाली मस्ती की बात करते हैं। एक परिवार में 3 लोग, पिताजी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी पहचान खो दी। पिताजी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी पहचान खो दी, दिन रात मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एक दिन वही लेंज का नियम बन जाएंगे, उन कारणों का विरोध करेंगे जिसके कारण उनकी इस दुनिया में अस्तित्व है, जिनकी वजह से वो रुतबा उन बच्चों को मिला है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस परिवार में जो 3 लोग हैं, उन 3 लोगों में जो पिताजी हैं, ठीक है, ये जो पिताजी हैं, इन पिताजी का क्या है, इसके 2 बच्चे हैं। एक आता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। एक स्व प्रेरण, एक अन्योन्य प्रेरण, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप सबका सेम है। सर ये कैसे हो सकता है, हम नया बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी पिताजी की है, सेम प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी वैलिड होगी, सेम प्रॉपर्टी म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी फॉलो होगी, कॉपी पेस्ट होगा। मतलब सर अगर अपन एक को क्लियर कर लें तो बाकी कॉपी पेस्ट करके चिपका दें। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने, ये 101% आपने बात पते की कर दी। जो पिताजी हैं इनका कोई चिन्ह नहीं है, मैंने सेल्फ इंडक्टेंस को L से लिख दिया, मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से लिख दिया, लेकिन पिताजी की कोई पहचान नहीं है, मैंने इसका कोई सिंबल नहीं लिखा। ये बात आपने फील किया होगा, नोटिस किया होगा। ये कहानी है एक जो आपको समझनी है। सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इनकी पिताजी की विशेषता बता देता हूँ। बेटा एक्चुअल में होता है क्या है, फ्लक्स फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है आई। तो सर इसमें क्या नई बात बोली आपने, है? जब हम पीछे पढ़ के आ रहे थे तो वही बात तो हमने बताई पीछे। मतलब जब हम पीछे पढ़ के आ रहे थे अभी हमने बताया कि जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो करंट उस पर डिपेंड कर रहा है? करंट है और रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अभी पीछे बता के आ रहा हूँ नई बात क्या है, बस यही है आपका फॉर्मूला, मेन मुद्दा। अब जब इसमें फाई प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे एक बार, तो एक बार आपका सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा। एक बार फाई प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक बार फाई बराबर एम आई आ जाएगा। लेकिन उनकी बात मैं आगे डिटेल से करूंगा, अभी तो छोटी शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, ट्रेलर दे रहा हूँ इन दोनों का। इसी पे आधार पे इनका यूनिट और डायमेंशन बना लिया जाएगा, यानी मात्रक विमा बना ली जाएगी। लेकिन मैं इस सेल्फ इंडक्टेंस वाले पॉइंट को आज डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टाइम की थोड़ी सी समस्या है। नेक्स्ट मेरी बाद में जस्ट बाद में क्लास आ रही है, मुकेश सर की क्लास। इस टॉपिक को तो अपन ऐसे लपेटेंगे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। कल इसका लपेटने का काम इसका कल करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कल हो जाएगा बहुत बड़े लेवल पे, और फुल कंपैरिजन दोनों का बता दूंगा। तो आज की क्लास को लेकर क्या आपका रहा कॉन्सेप्ट, कैसा आपका याद करने का तरीका, मेथड, कैसे आपने फील किया सवालों को, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं क्लास को सेव कर रहा हूँ, क्लास को एंड कर रहा हूं, और फटाफट मुकेश सर आ रहे हैं क्लास लेने के लिए, तैयार हैं, और आप तुरंत क्लास में पहुंचिए। और शायद आज नया टॉपिक है, सेट थ्योरी नया टॉपिक आया है, सेट करते हैं भैया थ्योरी के रूप में नैनो सेकंड में, बढ़िया लेवल पे उड़ाएंगे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ही उड़ेगा, आप तक पहुंचेगा, 101% स्कैन होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास 11 बजे। मजा आ गया सर, मैं क्लास को सेव करता हूं
और जब तक मजा ही नहीं आया तो फिर क्या ही फिजिक्स पढ़ी आपने, है, क्योंकि मजा नहीं आएगा तो फिजिक्स समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। लाइक बटन पे कंजूसी तो तुम कर ही लो।